कोरोना महामारी के बाद रोग से ज्यादा दहशत का माहौल देश और दुनिया में है। दहशत के माहौल के बीच लगातार जो जन आंदोलन है, जन संघर्ष है, न सिर्फ वह कमजोर हुए हैं बल्कि लोगों का आपसी मेलजोल भी कमजोर हुआ है। उसी के मुकाबले अभी आप देखें तो भारत में लगातार राजनीतिक पार्टियां मेलजोल बढ़ा रही हैं, चुनावी रैलियां कर रही हैं, वो बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश की 12 विधानसभा सीटें जहां उपचुनाव हो रहा है। तो सवाल यह है कि जनता के ही मिलने पर क्यों रोग बढ़ रहा है? यही उसी जनता को जब ये रैलियों में बुलाते हैं तो रोग क्यों नहीं बढ़ता है? ये बहुत बारीक विषय है, इसको समझना भी जरूरी है। इन बातों को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रमोद रंजन हैं। प्रमोद रंजन पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, इन दिनों असम विश्वविद्यालय में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। उसके साथ साथ वह एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और कोविड पर वह एक किताब लिख रहे हैं जिस किताब का संभवतः नाम होगा भय की महामारी। यह शब्द ज्यादा जायज है। क्या वाकई यह भय की महामारी है या एक्चुअल महामारी है? हम इन्हीं से बात शुरू करते हैं कि आखिर आपके हिसाब से यह भय की महामारी क्यों? जी अजय जी, अगर हम आंकड़े देखें दूसरी बीमारियों के, तो दूसरी बीमारियों से मौतें बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे अकेले भारत में ही प्रति वर्ष लगभग 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं, अकेले टीबी से। कैंसर से लगभग 2 लाख लोग हर साल मरते हैं। उसकी तुलना में कोविड से होने वाली मौतें नगण्य हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि चिकित्सा विज्ञान जो है वो सामान्यतः मौत के आंकड़े को जमा करता है। वो आंकड़े कोविड के दौरान कितने गलत हैं उस पर मैं आगे बात करूंगा अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन एक और चीज को वो अपने संज्ञान में नहीं लेता है, वो है कि किसी बीमारी से पीड़ा कितनी होती है। कोविड जो बीमारी है, अगर वो बीमारी है, हालांकि उसमें भी कई किस्म के संदेह हैं, कितनी नई बीमारी है, कितनी ये पुरानी है, उसमें जो दर्द है, जो शारीरिक दर्द है, वो भी दूसरी बीमारियों से काफी कम है। 80% लोगों को तो कोई सिम्टम ही नहीं होता। एक ऐसी बीमारी जिसमें 80% लोगों को घोषित रूप से कोई सिम्टम नहीं होता, उनको आप बीमार बता रहे हैं। जिनको होता भी है, उनको खांसी, सर्दी, जुकाम होता है, उनको दम्मा की तरह कोई परेशानी नहीं होती, ना कोई टीबी की तरह परेशानी होती है, ना कोई कैंसर की तरह की परेशानी होती। तो शारीरिक दर्द के हिसाब से भी, शारीरिक पीड़ा के हिसाब से भी, मृत्यु दर के भी हिसाब से ये बीमारी बिल्कुल ही नगण्य है अन्य बीमारियों की तुलना में। और उसके अपेक्षा इसका भय अधिक निर्मित हुआ है या किया गया है। तो इसी कारण मैं इसको भय की महामारी कहता हूं, क्योंकि तमाम आंकड़े यही संकेत करते हैं कि ये वास्तविक रूप से एक जैविक महामारी कम है और भय की महामारी अधिक है। भय की महामारी, अगर आप जब भय की महामारी करेंगे तो इसमें एक पात्र होगा या एक ताकत होगी जो भय का माहौल फैलाएगी। तो वह इंटरेस्ट का पार्ट किसका है? कौन है वह ताकत देश और दुनिया में जो इस भय को फैलाना चाहता है और उसका आखिर वजह क्या है? उसकी वजह का हम अनुमान कर सकते हैं कि उसका अनुमान वजह क्या हो सकती है। सबसे बड़ी ताकत तो इसमें टेक जाइंट्स जो हैं, जिसको आप सोशल मीडिया की जो कंपनियों के रूप में ज्यादातर लोग देखते हैं, हालांकि सोशल मीडिया के अलावा और दूसरी कंपनियां भी शामिल हैं। सबसे बड़ा इंटरेस्ट इनका है, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। आज के नए परिवेश में आप जानते हैं कि अधिकांश हमारे रोजगार, अधिकांश जो आर्थिक गतिविधियां हैं, सभी सेवा क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में पहुंच गई हैं, जिनका अधिकांश ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। और ऑनलाइन माध्यम पर सरकारों का दुनिया भर में कोई कब्जा नहीं है। सरकारों का कब्जा नहीं होने का मतलब जनता का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है। वो बस मुट्ठी भर 4-5 लोगों के हाथों में, 5 भी ज्यादा है, 3 लोगों के हाथों में, मुख्य रूप से गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट, ये 3 बड़ी जाइंट्स हैं। सिर्फ 3 व्यक्तियों के हाथों में ये पूरा व्यापार है। तो हमारे पूरे दुनिया की 70% आर्थिक गतिविधियां इन कंपनियों के हाथों में चली जाने वाली हैं। इसलिए इनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि कैसे हम एक भय का माहौल क्रिएट करें और ये सारी गतिविधियां जल्दी से जल्दी उस स्थिति में पहुंच जाए कि उनके पास आ जाए। हालांकि पहले से भी हम उस ओर बढ़ रहे थे, शिक्षा उस ओर बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें, गवर्नेंस उस ओर बढ़ रही है। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें बढ़ती है तो उस पर जनता का कंट्रोल भी होता है। जनता धीरे धीरे अपनी बात को कहवाती है, सरकार से मनवाती है, लेकिन जब अचानक करेंगे तो जनता का कंट्रोल नहीं रहेगा। इसीलिए संभवतः वो चाहती है कि अचानक एक फेज आए और उन सबको, उन गतिविधियों को डिजिटल मंचों पर पहुंचा दिया जाए जिन पर उनका कब्जा हो।
इन दोनों के बीच आप लगातार अपने लेखों में, अपने बातों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। हिंदी का पाठक इसको आमतौर पर बहुत नहीं समझता है, लेकिन वह एक चीज महसूस कर रहा है कि शिकंजे लगातार सरकार के चाहे जिस रूप में भी बढ़ रहे हैं, और सरकार के ही नहीं, स्थिति यह है कि कंपनियों का कोई आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें तो आपका अता पता ठिकाना सब चला जाता है। यह क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है इस तरह से? और आखिरकार इससे करे होगा क्या? क्या यह नई तरह की कोई कब्जेदारी है लोगों के दिमाग और दिलों पर या सामानों पर, है क्या? बिल्कुल एक नए किस्म की सत्ता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या बन सकती है। और जैसा कि आपने भी संकेत किया कि ये सिर्फ जनता पर ही कब्जा नहीं है, ये सरकारों पर भी कब्जा है। कुछ कंपनियां अपने पूरे दुनिया की सरकारों पर शिकंजा कस रही हैं, उसमें अमेरिका भी शामिल है। और भारत तो दुर्भाग्यवश बहुत ज्यादा हमारे उनके फोकस में है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है और कई जियोपॉलिटिकल कारणों से भारत एक सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर समझना है तो आप जानते हैं हिंदी में इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो आज जो तकनीक है, विज्ञान और तकनीक का फर्क थोड़ा समझना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी जो है उससे ये संभव हो गया है कि कंप्यूटर अपने आप ही कुछ चीजों को तय कर सके। यानी बुद्धिमत्ता, जिसको सामान्य रूप से अभी तक सिर्फ मनुष्य का गुण माना जाता था, वो अब मशीन द्वारा भी संभव हो गया है। हालांकि बहुत विकसित नहीं हुआ है अभी, या जितना विकसित हुआ है उसको बहुत भी हम कह सकते हैं, लेकिन मनुष्य के बराबर नहीं हुआ है अभी। लेकिन अब तमाम वैज्ञानिक, और अगर आप भी कोई भी पढ़ेगा तो समझ सकता है कि बहुत जल्दी का मतलब है 5-7 सालों में ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता से आगे चला जाएगा। कुछ मामलों में तो चला भी गया है। तो इसका असर ये होगा कि मनुष्य की गरिमा का ह्रास होगा। जब मनुष्य से बुद्धिमान कोई दूसरी चीज है तो जाहिर है मनुष्य कमतर होता जाएगा। इस पर काफी पिछले दिनों एक लेखक हैं हरारी, उन्होंने काम किया है, उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। तो और इन पर जिसका कब्जा होगा, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, इस डाटा पर, इस टेक्नोलॉजी पर, वही दुनिया पर राज करेंगे। एक बात आप बातचीत में अभी कह रहे थे, इस बातचीत शुरू होने से पहले, कि डब्ल्यूएचओ ने कोई बैठक की है जिसमें कि उसकी चिंता है कि कैसे लोगों के डर और भय को कम किया जाए, अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूं। वो क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है वो मसला, क्या है? नहीं अजय, डब्ल्यूएचओ की ये चिंता नहीं है कैसे भय को कम किया जाए। हाँ, डब्ल्यूएचओ की पूरी चिंता ये है कि कैसे लोगों के भय को बढ़ाया जाए। अच्छा, इतना ही नहीं, कैसे लोगों के भय को किसी भी प्रकार से कम ना होने दिया जाए, ये उनकी घोषित चिंता है। इसमें उनको कैसे कोई कर संकोच सकते नहीं हैं? है कहने में। जी, कैसे कह उन्होंने सकते हैं कोई इन टेक ऐसी जाइंट्स बात? के साथ, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इनके साथ मीटिंग्स की हैं लगातार पिछले 1 सालों में, बल्कि पेंडेमिक घोषित होने से पहले से। उन्होंने सुनिश्चित किया है डब्ल्यूएचओ ने कि ऐसी कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी ऑडियो वेब पर मौजूद न रहे जो इस महामारी के भय को कम करके बताता है। अच्छा, हमारी आपकी जो बातचीत हो रही है, अगर इस तो डिलीट बातचीत हो को अंग्रेजी में हो और अगर वो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पकड़ सके तो इस वीडियो को हटा दिया जाएगा, अगर इससे भय कम होता है तो। ये उनकी घोषित नीति है। जिस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा था वो तो और भी खतरनाक कॉन्फ्रेंस। वो कॉन्फ्रेंस हुई जून में, करीब 15 दिनों तक चली। क्लोज डोर कॉन्फ्रेंस थी, दुनिया भर के टेक इस साल जाइंट्स के लोग। 2020 में? इस साल पैंडेमिक के दौरान डब्ल्यूएचओ के जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने एक शब्द दिया, इन्फोडेमिक्स इन्फोडेमिक्स। की, और इन्फोडेमिक्स, और उन्होंने कहा कि ये जो महामारी है उससे ज्यादा खतरनाक है सूचनाओं की महामारी। ये उन्होंने जनवरी में ही कहा। और उसी शब्द को लेकर के जून में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उसका नाम दिया गया, इन्फोडेमिक्स से बढ़कर आगे बना इन्फोडेमोलॉजी। और उस कॉन्फ्रेंस का आशय ये था कि इस महामारी से, इन सूचनाओं की महामारी से कैसे लड़ा जाए। उनके अनुसार सूचना की महामारी वही है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, और मैं ही नहीं, दुनिया में लाखों लोग हैं, विशेषज्ञ हैं बहुत महत्वपूर्ण, वो लोग इन कामों को कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ये महामारी नहीं है, तो उनको लगता है कि ये लोग भय कम कर रहे हैं, इन लोगों को कैसे रोका जाए। फिर इसी के साथ दूसरी चीजें भी, पॉलिटिकल चीजें भी उससे जुड़ती हैं कि जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं
जब आप बिल गेट्स के किसी एजेंडे का विरोध करते हैं, जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी का विरोध करते हैं, अपनी किसी सरकार का विरोध करते हैं, तो WHO के वैज्ञानिक ये देखना चाहते हैं कि आपके मस्तिष्क में क्या चलता है, आप क्यों विरोध करते हैं। तो इन्फोडर्मा जो कॉन्फ्रेंस की उनकी मुख्य चिंता ये थी कि बायोलॉजिकल स्तर पर मनुष्य में क्या घटित होता है कि मनुष्य किसी विरोध को करने के लिए प्रेरित होता है। इसके लिए उन्होंने एजेंडा बनाया है और पूरे दुनिया में उसकी तकनीक विकसित की है, और आगे बहुत बड़ी फंडिंग भी उसके लिए टेक जाइंट्स ने की है कि इसको कैसे रोका जाए। उस कॉन्फ्रेंस के बाद में मतलब संदेह, विरोध, संघर्ष की जो भावना आती है उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए वो क्या कोई दवाई बना देंगे या क्या? ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, मुझे लगता है। उसके मैं एविडेंस बताता हूँ आपको। कोशिश तो यही कर रहे हैं वो, उनका तो लगभग घोषित तरीका है कि क्या इसकी कोई दवाई बन सकती है, इसको कैसे रोका जाए। टैबलेट दे दें और विद्रोह की भावना कम हो जाए। हाँ, आज ये संभव है, आज ये विज्ञान में संभव है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मनोविज्ञान में तो ये संभव है। आज कोई बहुत सारी बीमारियां जो होता है, आपको डिप्रेशन हो जाता है, मान लीजिए हमारे जीवन में कोई नौकरी चली जाए, हमको डिप्रेशन हो जाएगा, एक गोली दे दी जाती है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। तो इस तरह विद्रोह या इस तरह की भावना खत्म करने के लिए भी ये चीजें हो सकती हैं। हाँ, तो वो इसी की तलाश कर रहे हैं कि ऐसा क्या उनके लिए क्या यह विद्रोह या संघर्ष या जिजीविषा की जो भावना है, अपना हक पाने की जो भावना है, क्या उनके हिसाब से कोई मानसिक रोग है? हाँ, बिल्कुल। उनके अनुसार से एक बीमारी है, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में उसके एक बीमारी का नाम दिया, और जो बाधक है एक किस्म से सो कॉल्ड दुनिया को स्वर्ग बनाने में, क्योंकि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं, ये बीमार लोग हैं उनके अनुसार, इनको कुछ दिमाग में गड़बड़ी है। अच्छा, ये पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग नहीं हैं जो आजकल हमारे अखबार और मीडिया में भी कहते हैं, ये मतलब कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी नहीं है जी। हाँ, कुछ ऐसा पॉजिटिव एनर्जी कुछ ऐसा ही है, और उनको लगता है, उनको आश्चर्य होता है, और वो देखना चाहते हैं कि मान लीजिए कुछ ही लोग, एक आंदोलन, निर्भया का आंदोलन होता है जी, तो कितने लोग उसमें शामिल होते हैं, मान लीजिए 1 लाख लोग शामिल हुए होंगे दिल्ली में, दिल्ली की आबादी कितनी है, तो 1 लाख लोगों को क्या हुआ, इनको कौन सी बीमारी थी कि ये इंडिया गेट पहुंच गए। तो इसी की तलाश वो कर रहे हैं इन्फोडर्मोलॉजी में, विशेष करके पेंडेमिक के मामले में, कोविड के मामले में, कि वो लोग जो इस बीमारी को बता रहे हैं कि इससे ज्यादा बीमारियां दूसरी हैं, और उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं इन चीजों पर कि इसके कारण पॉलिटिकल परेशानियां पैदा हो रही है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उनके दिमाग में क्या गड़बड़ी चल रही है। उस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी वैज्ञानिकों का नया अपडेट ये है, उस कॉन्फ्रेंस के बाद वो गुप्त कॉन्फ्रेंस थी जिसकी एक प्रेस ब्रीफिंग की गई बाद में, 15 दिन तक कॉन्फ्रेंस चली। सामान्यतः WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन होती है, लोग जाते हैं, देखते हैं, वर्चुअल भी रिकॉर्डिंग आजकल होती है, लेकिन उसको गुप्त रखा गया। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो। बाद में एक प्रेस ब्रीफिंग की गई, उसमें कुछ खास नहीं बताया गया। लेकिन अभी मैं अलग देख रहा था अमेरिकन साइंस मैगजीन में कि उस कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने 1-2 पंक्ति में सिर्फ बात थी कि ये पाया कि जब हम कोई आदमी विरोध करता है, इस तरह का संदेह करता है, तो उसके मस्तिष्क में कुछ खास किस्म के एंजाइम का स्राव होता है, डोपामिन का। तो यहाँ तक तो बात पहुंच गई है, ये बायोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है। हाँ, तो जब एंजाइम का प्रवाह होता है इतना, वो समझ रहे हैं इसी क्रम में, तो एक दवा भी दी जा सकती है। तो खतरे बहुत बड़े हैं, और ये कोई बहुत वाकई बात नहीं है। जैसे जब प्रमोद आप ये कह रहे हैं, ये तो आप दुनिया के उन देशों की जिक्र कर रहे हैं जो दुनिया के विकसित और बड़े देश हैं, जहां इस रूप में सोचा जाता है। फिर ये दवाइयां जब भारत जैसे देश में आएंगी, जहां की लगातार विद्रोह की भावनाएं हैं, लगातार संघर्ष की भावनाएं हैं, तो उन देशों में फिर क्या स्वरूप बनेगा उसका? हाँ, दवाइयां आएंगी कि नहीं आएंगी ये कहना मुश्किल है। अब दुनिया के मनुष्यता इतनी आसानी से उनको छोड़ देगी सब कुछ करने के लिए, ये भी इतना आसान नहीं है। भारत में बहुत कम विरोध हो रहा है, क्योंकि भारत बहुत पिछड़ा हुआ है विज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन यूरोपीय देशों में काफी विरोध हो रहा है। इनकी राह इतनी आसान नहीं सवाल के रूप में लिया जा रहा है। हाँ, इन चीजों को सवाल के रूप में लिया जा रहा है, और इतनी राह आसान नहीं होगी। दवा ही नहीं, बहुत सारी चीजें, विज्ञान प्रगति कर चुका है। विज्ञान तो यहाँ तक हो चुका है कि मनुष्य को निर्माण कर सकता है, लेकिन उन पर रोक है। तमाम दुनिया के अधिकांश यूरोपीय देशों में जिनके पास ये क्षमता है कि जेनेटिकली वो मनुष्य को बना सकें, वहां उन्होंने रोक लगाई हुई है। तो इन चीजों पर भी रोक लगने की उम्मीद है, और एक लगातार संघर्ष चल रहा है दोनों तरह की दृष्टियों में।
एक विश्व दृष्टि जिसको मैं कहता हूं कि बिल गेट्स और दूसरे लोगों की है, वो दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। दूसरी विश्व दृष्टि हम जैसे लोगों की है, दुनिया में करोड़ों लोगों की है, जो चाहते हैं दुनिया को दुनिया ही रहने दिया जाए। स्वर्ग का अर्थ ये है, जब कोई विद्रोह होता है, जब कोई सड़क पर किसान आ जाता है, तो नरक जैसा ही तो लगता है। तो वो चाहते हैं ये विरोध करने वाला गायब ही हो जाए, इनकी आवश्यकता क्या है। हाँ, इसी क्रम में वो आबादी भी कम करना चाहते हैं। लगाने से भी इन लोगों के कानों में दर्द होता होगा, सड़कों पर आने से भी किसान दिखाई देते हैं, सवाल होते हैं। ठीक बात। चलिए, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। उम्मीद है कि हमारा पाठक भी इस बात को समझेगा। हमारी इस बातचीत में चिल्लम चिल्ली नहीं थी, बहुत सारी जानकारियां आपको मिली हैं। अगर आप एक दो बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा एक चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और कैसे हमारे दिमाग पर कब्जा कर रहा है। दूसरी तरफ WHO की हमको लेकर क्या चिंता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये इस बातचीत का हिस्सा रहा जो प्रमोद ने हमें बताया कि भय की महामारी, कोरोना जाहिर तौर पर महामारी हो भी, लेकिन भय की महामारी उससे बहुत ज्यादा है। और तुलनात्मक तौर पर बताया कि टीबी, कैंसर या दूसरे जो रोग हैं, और खासकर भारत जैसे देश में टीबी, कैंसर छोड़े, कुपोषण ही अपने आप में इतना बड़ा रोग है। कुपोषण छोड़िए, डायरिया इतना बड़ा रोग है जो पानी की कमी से आदमी मर जाता है। इतना हल्ला हंगामा कहाँ होता है पड़ोसी भी नहीं जानता। लेकिन यह एक रोग जिसका लक्षण सर्दी खांसी से मिलता है, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। और हम एक दूसरे से न चाय पीते हैं, न हाथ मिलाते हैं, यहाँ तक कि कंधे पर हाथ रखना भी भूल गए हैं। तो जरूर इस बीमारी को समझना चाहिए, और उससे ज्यादा इस बीमारी के समाज विज्ञान को भी समझने की जरूरत है। शुक्रिया आपका प्रमोद जी।